पूर्व में आकाश पर छाए हुए बादलों में से सूरज लिहाफ में छिपे बच्चे की तरह झांक रहा था। सुबह की हवा सूखे खेतों में हल्की सी धूल उड़ाती हुई चल रही थी। चमारपुरी की स्त्रियां और मुटियारे सिरों पर टोकरे उठाए हुए चौधरियों के घरों और हवेलियों से कूड़ा और गोबर उठाने के लिए घरों से निकल पड़ी थीं। चमादड़ी के मर्द गज-गज के साफे बांधे और कमर तक नीची कुर्तियां पहने हाथों में दरातियां या खुरपे लिए खेतों की ओर जा रहे थे। कालीन गली में खड़ा अपने कोठे को ध्यान से देखता हुआ नए पक्के मकान के नक्शे के बारे में सोच रहा था। चाची भी बहुत प्रसन्न थी कि काली वह काम करने जा रहा है जो उसकी 7 पीढ़ियों से नहीं हो सका था। वह चमादड़ी में पहला पक्का मकान बना रहा है। वह सारे इलाके में अपने बाप दादे का नाम ऊंचा करेगा। कोई राहगीर चौबारे को दूर से ही देखकर पूछेगा तो लोग बताएंगे कि वह चौबारा माखे के पुत्र काली का है। यह सोच चाची कुछ उदास सी हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगी कि काश उसका भी एक बेटा जिंदा रहता और वह भी चौबारा बनाता। लोग पूछते तो उन्हें उत्तर मिलता कि वह चौबारा सिद्धू के पुत्र का है। चाची की आंखें भर आईं और वह अपने पति और 5 बेटों को याद करके खूब रोई। जब उसका मन कुछ हल्का हो गया तो उसने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दे ली कि बेटा क्या भतीजा क्या, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। और फिर काली तो उसका ही बेटा है। अगर उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला पोसा तो है। गांव के लोग अब भी यही कहेंगे कि यह प्रतापी के भतीजे काली का चौबारा है। चाची को ड्योढ़ी से बर्तन और दूसरा सामान समेटने के लिए कह काली स्वयं छत पर चला गया। उसने ड्योढ़ी की छत और मंडेरों का अच्छी तरह निरीक्षण किया और नीचे उतरकर सामान निकालने में चाची का हाथ बटाने लगा। जब सब सामान बाहर निकल जब सब सामान बाहर निकाल लिया गया तो चाची ने ड्योढ़ी की एक थमी लकड़ी का मोटा लठ के पीछे से एक पोटली निकाल और उसे अपने नेफे में छिपा लिया और गली में खाट बिछा सूत अटेरने लगी। काली कुदाल ले छत को खदेड़ने लगा। छत उसके बोझ और कुदाल की चोटों के तले कांप रही थी। चाची थोड़े-थोड़े समय के बाद काली को पुकार कर कहती कि संभल कर कुदाल चलाना, छत बोगी है, कहीं एकदम नीचे ना आ गिरे। गली के सब बच्चे चाची के इर्द गिर्द हो गए। चाची के इर्द गिर्द हो गए थे। जिन बच्चों को की प्रीतों के बच्चों के साथ दोस्ती थी वे उनके कोठे पर बैठे हुए नजदीक से देख रहे थे। चाची गली में अपने गिर्द मंडरा रहे बच्चों को झिड़कती हुई परे रहने की ताकीद कर रही थी। काली को छत उखाड़ते देख गली की कुछ स्त्रियां गोद में बच्चे को कमर से लगाए हुए चाची के पास आ गईं। जो भी औरत काम धंधे से लौटती वह चाची के पास रुककर छत खदेड़ने का कारण जरूर पूछती। चाची बड़े गर्व से उसे बताती कि काली पुराने कोठे की जगह नया मकान बनाने लगा है। ज्ञानो उपले थापने के लिए अपनी छत पर आई। काली को कुदाल चलाते देख वह सोच में पड़ गई कि वह अपने कोठे की छत क्यों खदेड़ रहा है। वह टोकरा फेंककर गोबर भरे हाथों को मसलती हुई चाची के पास जमा स्त्रियों की भीड़ में आ मिली। चाची लहक लहक कर बता रही थी कि काली कहता है कि पक्का मकान बनाऊंगा, ऊपर चौबारा डालूंगा, इतना ऊंचा कि 2 कोस से नजर आए। ज्ञानो बच्चों की को पीछे धकेलती हुई चाची के बिल्कुल पास आ गई और गोबर से लिथड़े हुए हाथों से ही बाल संवारती हुई बोली, चाची चौबारे के बाहर चारों ओर लाल रंग करवाना
फिर वह दूर से बिल्कुल चौधरी हरनाम सिंह के चौबारे की तरह दिखाई देगा। ज्ञानों का सुझाव सुन कई स्त्रियां हंस पड़ी। प्रीतो नाक सिकोड़कर बोली, राण सलाह तो ऐसे दे रही है जैसे काली के चौबारे में इसी का पलंग बिछेगा। ज्ञानों की माँ जस्सो ने अपनी बेटी की आवाज सुनी तो चीखती हुई बोली, ठहर जा सिरमुन्निए, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें उपले थापने के लिए कहा था, तुम मुझसे भी पहले यहाँ पहुंच गई है। ज्ञानो गोबर भरे हाथ झटकती हुई अपने घर की ओर भाग गई और छत पर जाकर काली को कुदाल चलाते हुए देखने लगी। वह दो उपले थाप लेती और फिर काली को की ओर देखने लगती। उसके पुराने शीशम के रंग से मजबूत सुडौल और भरे हुए शरीर से ज्ञानों की नजरें हटने का नाम नहीं लेती थी। फिर वह एक तरह से काली के साथ मुकाबला करने लगी। वह कुदाल की हर चोट के साथ एक उपला थापने की कोशिश करने लगी। उधर कुदाल की चोट पड़ती, इधर वह उपला थाप कर फेंक देती। जब काली कुदाल छोड़ सुस्ताने लगता तो ज्ञानो भी उपले थापना बंद कर देती। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को देख जब काली जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगा तो ज्ञानो भी उपले थापने की गति भी उसी हिसाब से बढ़ गई। ज्ञानो ने उपले थाप कर टोकरा नीचे फेंक दिया और काली की ओर देखते हुए भरपूर अंगड़ाई ली। टोकरा गिरने की आवाज सुन काली उसकी ओर देखने लगा और सिर से ऊपर उठी हुई कुदाल क्षण भर के लिए वहीं रुक गई। ज्ञानो ने नीचे आकर हाथ मुंह धोया और अपनी माँ की आवाजों को अनसुना करती हुई गली में आ गई। काली के घर की ओर जाते हुए उसे अज्ञात सा डर महसूस हुआ। कानों में अपने भाई मंगू की झिड़कियां और गालियां गूंजने लगी, लेकिन उसने इस भय को सिर हिलाकर झटक दिया और अपनी कमीज के ऊपर चढ़ाए हुए बाजुओं को खोलती हुई चाची के पास जा खड़ी हुई। आ, उस समय वहां केवल दो तीन बच्चे खड़े थे। चाची इत्मीनान से अटेरन चला रही थी। ज्ञानो को देख चाची बोली, कौन ज्ञानो है? इधर आ, मेरे पास बैठ। चाची, मैं यही ठीक हूँ। ज्ञानो सामने वाली दीवार का सहारा लिए खड़ी काली की ओर देखती हुई बोली। चाची की अटेरन छोड़कर कहा, काली पक्की ईंट का मकान बनाने लगा है, रब इसकी उम्र लंबी करे। ज्ञानो चाची की बातों से बेपरवाह काली को कुदाल चलाते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने कुदाल फेंक दी और मुडेर पर झुकता हुआ बोला, चाची, प्यास लगी है, पानी पिलाना। चाची अटेरन रखकर उठने लगी तो ज्ञानो झट बोल उठी, चाची ठहर जा, मैं लस्सी लाती हूँ। रहने दे लस्सी, तेरे घर में फिर क्लेश बढ़ेगा। चाची उसे रोकती हुई रही। फिर ज्ञानो अपने घर की ओर भाग गई। काली ने फिर पानी मांगा तो चाची बोली, काका, ज्ञानो अपने घर से तुम्हारे लिए लस्सी लेने गई है, बस आती ही होगी। काली ज्ञानो की प्रतीक्षा में अपनी आंखों पर हाथ की छतरी बनाकर गली में देखने लगा। कुछ ही समय के बाद ज्ञानो गाढ़ी लस्सी में नमक मिलाकर लोटा भर लाई और चाची की ओर बढ़ाती हुई बोली, ले चाची, लस्सी, नमक मैंने डाल दिया है, अब तू ही पिला दे, मैं तो उठते उठते ही 2 पल लगा दूंगी। चाची ने अटेरन उठाते हुए कहा। ज्ञानो एक हाथ में लस्सी का लोटा और दूसरे हाथ में पीतल का गिलास पकड़े सीढ़ी के आखिरी डंडे पर जा खड़ी हुई और चेपते हुए लस्सी से भरा गिलास काली के हाथ में थमा दिया। काली गटागट लस्सी पीने लगा। ज्ञानो उसके तख्ते की तरह चौड़े चकले सीने पर बालों में वह बह रही पसीने की नदी को देखने लगी। उसके सब पट्टे तने हुए थे। बालों पर महीन मिट्टी के कण आम के बूर की तरह बिखरे हुए थे। उसने लस्सी पीकर गिलास झुकाया तो ज्ञानो की नजरें भी साथ ही झुक
गई। उसने दूसरा गिलास भर दिया। काली चुस्कियां लेकर लस्सी पीता हुआ बोला, ऐसी स्वाद लस्सी जिंदगी में पहली बार पी है। शहर में तो लस्सी पीने का मजा ही नहीं आता था। ज्ञानो उत्तर में मुस्कुरा दी और धीमे स्वर में बोली, अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक था तो गांव छोड़कर क्यों गया था? काली खिलखिलाकर हंस दिया। ज्ञानो मुस्कुराती हुई सीढ़ी से नीचे उतर आई और चाची की पायतों आ बैठी। ज्ञानो, इधर आजा, आराम से बैठ। चाची ने अपने सामने पड़ी सूत की अट्टियों को समेटते हुए कहा। चाची, मैं यहीं ठीक हूँ, ज्ञानो ने कहा। वह कभी काली को कुदाल चलाते हुए देखती और कभी सूत में उलझाओं को दूर करने में चाची का हाथ बटाने लगती। दोपहर तक काली ने छत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जब धूप तेज हो गई तो उसने काम बंद कर दिया। उस समय तक उसके नया पक्का मकान बनाने की खबर मोहल्ले में हर आदमी तक पहुंच चुकी थी। जो भी मर्द खेतों से घर वापस आता तो उसके घर वाले उसे सबसे पहले यही बताते कि काली नया पक्का मकान बना रहा है। वे कुएं से आते जाते काली के पास रुककर नए मकान के बारे में बातचीत करते। काली को उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अजीब सी खुशी महसूस होती। काली ने भी नहा धोकर खाना खाया और कोठरी के दरवाजे में छोटी खाट बिछाकर लेट गया। हवा के झोंकों से छत पर बिखरी हुई मिट्टी उड़ उड़ कर उसके ऊपर गिर रही थी। तेज धूप में आकाश की नीलाहट फीकी पड़ गई थी। काली का दिल चाहता था कि अपने मकान के बारे में किसी से बात करे। जब यह ख्वाहिश और धूप दोनों असह्य हो गई तो वह छोटी सी खाट उठाकर तकिए में चला गया।